नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। बच्चों, हम 9th लेसन पढ़ रहे थे मृदा। कल हमने बच्चों मृदा के द्वारा जल के अवशोषण के बारे में हमने देखा था, विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मृदा और फसलें। किस प्रकार से मृदा जो है विभिन्न प्रकार की फसलों को प्रभावित करती है और किन किन फसलों को बोने के लिए किस प्रकार की जो है वो मृदा की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, वैसे तो हमने इस लेसन के अंदर विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में अध्ययन किया है, जिसके अंदर बलुई मृदा है, मृणमय मृदा है, दुमटी मृदा है, मृत्तिका है ना, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में अध्ययन किया है। लेकिन ये मृदा भी जो है पवन है, यानी कि वायु है, वर्षा है, ताप है, प्रकाश है, आर्द्रता है, ये सभी चीजें जो है जलवायु जो परिस्थितियां हैं बच्चों, ये भी मृदा को प्रभावित करती है। यदि जलवायु परिस्थितियां ठीक नहीं होगी तो मृदा भी जो है पोषक तत्व जो होंगे वो पौधों को नहीं पहुंचा पाएगी। जैसे कि तापमान यदि अधिक है, वर्षा अधिक हो रही है या तेज पवन चल रही है ना, या फिर प्रकाश जो है सूर्य का बहुत ज़्यादा गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो इन सभी चीज़ों का भी जो है फसलों पर या पौधों की ग्रोथ पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि मृदा को विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियां जो है वो प्रभावित करती है और मृदा के प्रभावित होने से फिर जो है उसका इफेक्ट हमारी फसलों पर पड़ता है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये मृदा की परिच्छेदिका को भी प्रभावित करती है। मृदा की परिच्छेदिका के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि मृदा की विभिन्न परतों का जो ऊर्ध्वकाट होता है, यानी कि वर्टिकल जो भाग होता है जिसके अंदर विभिन्न परतें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वही क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। और मृदा परिच्छेदिका को भी ये विशेष रूप से प्रभावित करती है। तो यदि हम बात करें आगे चले कि मृणमय मृदा और दुमटी मृदा जो होती है, इनकी यदि बात करें तो ये गेहूं और चने की फसलों के लिए विशेष रूप से जो है उपयुक्त मानी गई है। यदि हमें गेहूं की खेती करनी है या चने की खेती करनी है तो हम विशेष रूप से जो है मृणमय मृदा और दुमटी मृदा का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हमको धान उगाना है, बाजरी उगानी है ना, और विभिन्न प्रकार के धान को उगाना है तो इसके लिए हम मृत्तिका जो मिट्टी है उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ जो होते हैं समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं और साथ साथ इसकी जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। अब यदि हम विभिन्न प्रकार की दालों की बात करें बच्चों, तो विभिन्न प्रकार की दाल जैसे मसूर दाल है, मूंग दाल है, चना दाल है, उड़द है ना, तुअर है, इन सभी दालों की बात करें तो दालों के लिए दुमटी मृदा जो होती है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। और दुमटी मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार की दालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और दालों की फसलें हमें अच्छी प्रकार से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये जो मृत्तिका होती है इससे जल निकासी जो है आसानी से हो जाती है और आसानी से होने के कारण ये जो है दालों की फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। यदि हम कपास की फसल के लिए बात करें तो कपास की फसल के लिए बलुई मिट्टी और दुमटी मिट्टी दोनों ही जो है उपयुक्त होती है और काली मिट्टी भी जो होती है उसके लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जल निकासी जो है आसानी से हो जाता है। साथ साथ इसके अंदर जल धारण करने की क्षमता भी जो है वो अधिक होती है और साथ साथ वायु ये सुवातित भी होती है। सुवातित होने के कारण इसके अंदर जो है वायु भी अच्छे से भरी रह सकती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कपास की फसल के लिए जो है बलुई मिट्टी और दुमटी मिट्टी और काली मिट्टी तीनों ही मिट्टी जो है विशेष रूप से उपयुक्त मानी गई है। गेहूं जैसी फसलों के लिए यदि हम देखें तो महीन मृणमय मृदा जो है उगाई जाती है, क्योंकि इसमें जो है ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस किसे कहते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि मृत जीव और पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उन्हीं को हम ह्यूमस कहते हैं, जो कि मृदा के अंदर मिले हुए होते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तो हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदाओं की आवश्यकता होती है और धान का रोपण करने के लिए भी जो है वो मृत्तिका की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में हमने देखा। अब चलते हैं, हमारी बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा केस अध्ययन किया गया है जिसके अंदर पेज नंबर 108 पे हम आएंगे। यहाँ पर देखो कुछ बच्चे हैं जैसे जॉन है, रशीदा है, राधा है। ये मध्य प्रदेश के अंदर सोहागपुर नामक स्थान पर जो है लीलाभर दादा और संतोष मालवीय के घर पर गए। तो जब ये उनके घर पे गए, लीलाधर दादा के घर और संतोष मालवीय के घर ये गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि वो सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। तो जब इन्होंने देखा तो ये बड़े ही खुश हुए, वाओ हमें भी जो है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब ये वहाँ गए तो इन्होंने, जॉन ने प्रश्न किया संतोष मालवीय से और लीलाधर दादा से
कि आप ये मिट्टी कहाँ से लाए? तो दादा ने क्या जवाब दिया सुनो, कि ये मिट्टी हम बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? जो बंजर भूमि होते हैं वही होती है, वहीं से हम जो है खोद करके काली मिट्टी लाते हैं। और इसका मतलब ये है कि काली मिट्टी से जो है वो विभिन्न प्रकार के खिलौने और विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ आदि बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। अब राधा ने क्या पूछा कि इस मिट्टी को किस तरीके से आप तैयार करते हो? तो दादा ने फिर क्या जवाब दिया कि ये जो सूखी मिट्टी होती है इसको हम ला करके एक टंकी के अंदर डाल देते हैं और फिर इसके अंदर से सबसे पहले कंकर है, पत्थर है, कचरा है, ये सब बीन लेते हैं और बीनने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल करके इसको रख देते हैं, भिगो देते हैं पानी डालकर। जब ये भीग जाती है तो इसके अंदर थोड़ी सी घोड़े की लीद मिलाई जाती है और घोड़े की लीद मिला करके इसको अच्छे से गूंद लिया जाता है और गूंदने के बाद फिर इसको जो है चाक पर रख करके विभिन्न प्रकार के शेप मनचाहा आकार हम दे सकते हैं। चाहे तो हम सुराही का दे सकते हैं, चाहे तो मटके का दे सकते हैं, चाहे तो हांडी का दे सकते हैं, है ना? हम अपना मनचाहा आकार इसको दे देते हैं और मनचाहा आकार देने के बाद इसको सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद इसके ऊपर चित्रकारी और कलर किया जाता है। फिर कलर करने के बाद क्या करते हैं, दादा बताते हैं कि कलर करने के बाद जब ये सूख जाती है तो फिर इसको जो है न्याह के अंदर पकाया जाता है। यानी कि इसको जो है गरम गरम आग के अंदर इनको रखा जाता है रात भर और रात भर आग के अंदर रखने के बाद ये पक जाती है और पकने के बाद ही हम इन मिट्टी के खिलौनों का या फिर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं, उससे पहले हम नहीं कर सकते, है ना? अब देखो यहाँ पर बच्चों ने राधा ने फिर से प्रश्न किया दादा से, रशीदा ने भी किया कि मृदा के अंदर आपने घोड़े की लीद क्यों मिलाई? तो इस जब ये खिलौने बना रहे थे या जो भी बर्तन बना रहे थे मिट्टी के, तो इन्होंने इसके अंदर घोड़े की लीद मिलाई थी। अब घोड़े की लीद इसलिए मिलाई क्योंकि जब इसको वापस न्याह के अंदर पकाया जाता है या जब इसको आग में रखा जाता है बर्तनों को बनने के बाद, तो जो लीद होती है वो तो जल जाती है और उस स्थान पर वहाँ पर छिद्र रह जाते हैं और इन छिद्रों से ये जो बर्तन होते हैं, इन बर्तनों में जब पानी भरा जाता है, तो ये पानी रिस-रिस कर इन छिद्रों से बाहर निकलता है और वाष्पित होता है, जिसके कारण इनके अंदर पानी ठंडा रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मटकों के अंदर पानी ठंडा रहता है, सुराही में पानी ठंडा रहता है, कहते हैं ना? कुल्हड़ में पानी ठंडा रहता है। क्यों रहता है? वो इसीलिए रहता है क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इन बर्तनों को जब बनाते समय उसके अंदर थोड़ी-सी घोड़े की लीद मिलाई जाती है। समझ में आया? और क्यों मिलाते हैं वो भी ये समझ में आ गया? ताकि बर्तनों में थोड़े-थोड़े छिद्र रह जाएँ और इन छिद्रों से पानी जब रिस-रिस कर वाष्पित होता है, तो इससे इसके अंदर रखा हुआ पानी ठंडा रहता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब चलते हैं बच्चों, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन की बात करें तो जल के द्वारा, पवन के द्वारा या बर्फ के द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, वो जब हट जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मृदा अपरदन। जल, वायु और बर्फ के द्वारा जब मृदा की ऊपरी परत हट जाती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अब क्या होता है कि जड़ें जो होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है, पौधों की जो जड़ें होती है वही मिट्टी को बांध के रखती है। अगर पौधे नहीं होंगे तो वहां पर अप्रदन ज्यादा होगा। अप्रदन ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? या तो मरुस्थलीय भागों में मिलता है, यहाँ पर जहाँ या फिर जहाँ पर पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, वहां पर अप्रदन ज्यादा होता है ना? जहाँ पर पेड़ पौधे हैं अधिक मात्रा में, वहां तो मिट्टी का अप्रदन बहुत कम होता है। और मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए हम सीढ़ीदार खेती भी करते हैं, है ना? खेतों के चारों ओर हम बाउंड्री भी बनाते हैं, है ना? खेतों के चारों ओर हम कांटे भी लगाते हैं या फिर हम सड़क के दोनों ओर जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए और नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, नहीं करते? करते हैं ना? हाँ, तो हम कह सकते हैं मृदा अपरदन जो है ज्यादातर जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में या फिर बंजर भूमि में ही अधिक देखने को मिलता है और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, क्योंकि जड़ें ही जो होती है पौधों की वो मृदा को बांध के रखती है, जिससे कि मिट्टी की, हमने पहले भी पढ़ा है कि मिट्टी की जो है सबसे ऊपरी परत ए संस्तर जो होता है, जिसे हम शीर्ष मृदा कहते हैं, उसके अंदर हुमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, खनिज भी ज़्यादा होते हैं, मिट्टी को पोषक तत्व तो सबसे ज़्यादा उसी से मिलते हैं और अपरदन भी सबसे ज़्यादा मिट्टी की ऊपरी परत का ही होता है ना? तो जड़ें ही ऐसी है, पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो कि मिट्टी को बांध के रख सकते हैं, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा हम वृक्षारोपण करें ताकि हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आया समझ में? अब चलते हैं बच्चों, अंतःश्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है यदि हम देखें तो अंतःश्रवण दर जो होती है, अंतःश्रवण दर का मतलब ये होता है कि जब हम मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं और वो पानी जो होता है
मिट्टी में नीचे की ओर जाने वाला जो पानी होता है, वो क्या कहलाता है? मिट्टी की अंतःस्रवण दर कहलाती है, जबकि जल धारण क्षमता जो होती है, इसके अंदर जब हम मिट्टी के अंदर जल डालते हैं, तो मिट्टी जो होती है, जल को संचित करके रखती है, धारण करके रखती है, रोक के रखती है। इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता कहते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं मृदा प्रदूषण क्या होता है? देखो जब मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के विषैले और हानिकारक पदार्थ जब मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, तो मिट्टी जो होती है हमारी दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं, है ना? तो मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए भी हमें जो है विशेष रूप से बहुत सारे ख्याल हम रख सकते हैं मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए, है ना? क्या कर सकते हैं? फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है, उसको डायरेक्ट हम जो है खेतों में ना छोड़ें, उसको शुद्ध करके, है ना? और अपमार्जित करके और फिर हम जो है रासायनिक पदार्थों के द्वारा उसके अंदर से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके या समाप्त करके शुद्ध करके जल को फिर हम जो है खेतों में छोड़ें, जिससे कि हमारी जो है वो फसलें भी जो है वो फसलों को भी नुकसान नहीं होगा, इसके साथ साथ हमारी मृदा भी प्रदूषित नहीं होगी। इसके साथ साथ हम एसिड रेन को भी रोक सकते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन को रोक करके हम जो है मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। एयर पोल्यूशन से ही जो है एसिड रेन होती है या फिर अम्लीय वर्षा होती है और इस अम्लीय वर्षा को रोक करके और हम क्या कर सकते हैं? मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस लेसन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया और बहुत ही अच्छा लेसन लेसन था और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप फिर से डिस्कस कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। हमारा लेसन यहीं कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।